बंदा है जिसका वेट है 55 kg, 22 ईयर्स एज है। अब उसे चाहिए कि मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, मुझे 10 किलो बॉडी वेट गेन करना है, अच्छा दिखूं, शेप में दिखूं, टी शर्ट अच्छी लगे मेरे ऊपर। वो चाह रहा है ये चीज़ मैं 3 से 6 महीने में अचीव कर लूँ। तो उसके लिए वर्कआउट प्लान क्या होना चाहिए और उसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए। डेडलिफ्ट 100 kg की है और ये पिछले 6 महीने से चल रही है। अच्छा। मैं इसके ऊपर नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे 120 पहुँचाना है अगले 2 महीने में। तो मेरा वर्कआउट का प्लान कैसे होगा। प्रोटीन खाने से किडनी डैमेज होती हैं, बाल झड़ते हैं, से लीवर खराब होता है, बहुत सारे मिथ्स हैं। ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन हो गया, लैट पुल डाउन हो गया, लेग कर्ल्स हो गया जो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। एब्डोमिनल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। एंड कार्ब्स लोडिंग यहाँ पे कब करनी है। अच्छा कार्ब्स लोड करके वर्कआउट से 2 घंटे पहले आना है, कैसा करना है, कितना टाइम लग जाता है ऑलमोस्ट लेग्स को बेटर करने के लिए। तो ये जो स्क्वाट है, अगर मैं यहाँ ला के रोकता हूँ ठीक है, तो इस पे स्लाइडिंग फोर्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। हाफ स्क्वाट ठीक है, हाँ। उठने पे लोड आएगा। तो हील उठने से क्या होता है, आपका जो सेंटर ऑफ मास है ना, जो मिड फुट पे होना चाहिए, वो थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट होता है। तो अगर आपको उसके साथ कंफर्टेबल फील हो रहा है, यू कैन गो फॉर दैट। अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो ये जो स्लाइडिंग फोर्स है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। एंड डेडलिफ्ट और स्क्वाट के लिए शूज कौन से बेटर है। आपको नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस इंक्रीज करके कुछ नहीं मिलेगा। आप क्वालिटी एक ही एक्सरसाइज में बिल्ड करोगे तो आप ज़्यादा आगे जा पाओगे। एक अच्छा कोच हायर कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप जो काम 4 साल में करोगे ना, वो शायद वो 1 साल में करवा देगा। कि लेग्स क्यों इतनी, मतलब लड़कों की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थिन रहती हैं, मसल बहुत जल्दी बिल्ड नहीं हो पाता है, तो उसका रीज़न क्या है। आज के डेट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो है कि मसल गेन कैसे करें। सभी को मसल गेन करना है, सारे लड़कों को मसल गेन करना है। 14 से 15 साल की एज में सबको ये अकल आ जाती है कि भाई मसल अच्छी होनी चाहिए, तभी बॉडी बनानी है, तभी अच्छे दिखेंगे और फिर लड़कियां इंप्रेस होंगी। डेफिनेटली सब लड़कों का एक ही मकसद होता है 25 साल तक। कॉलेज स्कूल में रोला रहेगा। लड़कों से पिटेंगे नहीं, कंपनी में बहुत पीटा था। खैर अच्छा, इस बात को छोड़ते हैं अभी के लिए। तो यही बात करेंगे पहले कि मसल गेन अगर मुझे करनी है तो इसमें ना बहुत तरह की कन्फ्यूजन्स है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पावर लिफ्टिंग करो, हेवी वेट लिफ्ट करो। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं हाइट रुक जाएगी। ये भी अलग एंगल आता है कि हाइट रुक जाएगी तो हेवी लिफ्टिंग मत करो, नॉर्मल बॉडी से अपना वर्कआउट कर लो। बट नॉर्मल बॉडी से वर्कआउट करो तो कुछ दिखता नहीं है बॉडी में आपको चेंज होते हुए। तो पावर लिफ्टिंग अगर मुझे करनी है और मुझे लीन मसल गेन करनी है, मुझे बहुत चौड़ा बॉडी बिल्डर जैसे नहीं बनना है, मेरे को सलमान खान नहीं बनना है, मेरे को टाइगर श्रॉफ टाइप की बॉडी चाहिए जिसमें मेरी लीन मसल रहे, एब्स दिखते रहें और वी शेप में बॉडी रहे मेरी, बहुत ज़्यादा चौड़ा मैं ना दिखूं, टी शर्ट उतारूं तो मैं अच्छा दिखूं। तो उस तरह की बॉडी मोस्टली लड़के आजकल अपनी जो जिन जी है उसे चाहिए होता है। तो उसके लिए एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, किस तरह से हम मसल गेन कर सकते हैं। टाइम भी बहुत कम है क्योंकि उन्हें 1 साल 6 महीने के अंदर ये सारा कुछ चाहिए। आज के टाइम का जो कल्चर है वो तो 3 महीने का है। राइट। हाँ, तो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बॉडी है आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही बन जाए। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स नाम की एक चीज़ होती है जो आपको पहले से डिफाइन करके देती है कि आपकी बॉडी कैसी बनेगी। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कई बार ट्राई करने के बाद भी वैसी बॉडी नहीं बन पाती जैसा आप बनाना चाहते हो। ठीक है, और जब मसल गेन की बात करें तो आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। लेकिन अब थोड़ा सा अगर इसको हम टेक्निकल समझाने की कोशिश करूँ मैं, तो मसल जो है वो 2 तरीके से बन सकता है। एक थोड़ा सा लाइटर वेट और हायर रेप्स, या फिर हेवियर वेट और कम रेप्स। ठीक है, तो जो मसल गेन है ना उसको टेक्निकल टर्म्स में हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। और हाँ, और हाइपरट्रॉफी जो है वो बेसिकली 2 तरीके की होती है। एक सार्कोप्लाज्मिक जो आप कम वेट और ज़्यादा रेप्स करके करते हो। ठीक है, उसमें मसल की इंटरब्रिजिंग जो है वो वीक होती है, बहुत ज़्यादा मसल में डेंसिटी नहीं होती है, लेकिन वो फुलर दिखेगा क्योंकि उसमें प्लाज्मा जो है वो सार्कोप्लाज्मा ज़्यादा फिल्ड होता है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला है जो मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी मसल जो है ना इंटरब्रिजिंग उसकी बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे कि जो आप लो रेप और हेवियर वेट करके करते हो, राइट। मतलब एकदम टफ सेट 5 रेप्स का, 5x5 भी बहुत सारे 5x5 काइंड ऑफ। ठीक है, तो उसमें आपका जो मसल गेन होगा वो स्लो होगा, लेकिन जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा डेंस होगा।
तो ये दोनों डेंस का मतलब क्या, मतलब डेंस बहुत का मतलब हार्डर मसल्स और बहुत ज़्यादा ग्रेनी आपको दिखेगा, मतलब बॉडी शेप कैसी, चौड़ी लगेगी या कैसी? आप जो है इसको चौड़ी और लीन वाली जो चीज़ में अगर बात करूं, तो एक अच्छी दिखने वाली फिजिक जो होनी चाहिए, जो आप ठीक है, जिसको लीन बॉडी बोल रहे हो, राइट राइट तो राइट, लीन बॉडी बेसिकली दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है। आपको दोनों काम करना पड़ेगा। हम्म, तो मैं बेसिकली लोगों को सजेस्ट ये करता हूँ कि ये दोनों तरह की एक्सरसाइज ऐसे इंक्लूड की जाए वर्कआउट अपने प्लान में, कि दोनों तरीके से वर्कआउट कैसे करना है। आपको हेवी लिफ्ट्स, मान लेते हैं कि आज आपको लेग्स करना है, तो पहले आप स्क्वाट के 3 रेप्स 4 सेट्स कर लें, या फिर वैसे 5 रेप से नीचे वाले सेट्स लगाएं ठीक दो है, 3 सेट के लिए हेवियर साइड पे। तो इससे आपको मसल में डेंसिटी वाली चीज़ भी मिल जाएगी और स्ट्रेंथ भी मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है, आप हायर रेप्स पे 8 to 12 रेप्स पे मशीन्स के ऊपर जो भी इक्विपमेंट है, लेग प्रेस हो गया, लेग एक्सटेंशंस हो गया, तो वहाँ पे आप वो वाला चीज़ टारगेट कर सकते हो। तो आपका जो इंटर ब्रिजिंग वाला काम है हेवियर वेट की वजह से भी हो गया, और जो फुलनेस और ओवरऑल सार्कोप्लाज्मा जो फीलिंग वाला काम है जो आपको दिखाएगा अच्छा, वो वाला भी काम आपके इक्विपमेंट पे हो गया। तो आपकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। ऑब्वियसली 8 reps to 12 reps जो है वो अच्छा मसल गेन वाला रेंज होता है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, जब मैं अगर 5 रेप से नीचे की बात करूं, कि कोई बंदा 5 रेप से नीचे ही ट्रेन करके मसल बिल्ड करे, ठीक तो है। वहाँ पे ना एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, कई बार फॉर्म खराब हो जाता है, मसल इंगेज अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है 8 से 12 रेप का जो रेंज है ना, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो वो कर सकते हो, लेकिन विथ प्रैक्टिस विथ एक्सपीरियंस आप ऐसे मोड ऑफ एक्सरसाइज पे चले जाएं जहाँ ठीक है। पे एक एक्सरसाइज हेवियर साइड पे करें, और बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो थोड़ा सा लोअर वेट के साथ और हायर रेप्स पे करें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा। स्प्लिट कौन सा बेटर होता है, ब्रो स्प्लिट बेटर है इस- या पुल पुश लेग्स? इसमें देखिए, एक तो ब्रो स्प्लिट जो नाम दिया गया है हाँ, वो थोड़ा सा किसी चीज़ को डिमीन करने के लिए दिया गया है। ठीक है, जब आप प्लानिंग को समझेंगे, जब मैं आपको अगर पावर लिफ्टिंग की प्लानिंग सिखाऊं किसी को, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम जो प्लानिंग करते हैं ना, वो आपकी रिकवरी के ऊपर करते हैं। और मैं आपको प्लानिंग जो दूंगा, ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि ये मिक्स काइंड ऑफ वर्कआउट है। आज चेस्ट की भी एक्सरसाइज रहेगी, बैक की भी एक्सरसाइज रहेगी, लेग्स की भी एक्सरसाइज रहेगी, बाइसेप भी रहेगा, ट्राइसेप भी रहेगा, शोल्डर्स भी रहेगा। तो ये ऐसा मिक्स काइंड ऑफ एक्सरसाइज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं आज चेस्ट को पूरी तरीके से फटीग कर दूं, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि मैं अगर 10 एक्सरसाइजेस चेस्ट की कर लेता हूँ, तो मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई चेस्ट की। और फॉर एग्जांपल मैं अगर एक पावर लिफ्टर हूँ, कल मैं जाता हूँ बेंच प्रेस करने, तो हाँ, मेरा चेस्ट परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो मेरा एम ये होगा ना कि मैं सारी एक्सरसाइजेज जो है, मान लेते हैं 5 एक्सरसाइज मैं अपने वर्कआउट में इंक्लूड करता हूँ कि मुझे 5 एक्सरसाइज चेस्ट की करनी है, तो मैं 5 दिन में उसको स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी रिकवरी एक एक्सरसाइज से कल तक हो गई, ठीक है। आपने अगर डंबल प्रेसेस किए हैं, तो आपकी रिकवरी उतने जो जो वॉल्यूम डाला है मसल, हाँ, आपने, उसकी वजह से कल आपकी रिकवरी हो गई, ठीक ठीक है। है, अब जो है बेंच प्रेस पे आपके कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और साथ में आपका बेंच प्रेस भी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपने केबल फ्लाई कर लिया, उसके अगले दिन आपने कोई चेस्ट फ्लाई मशीन कर ली या प्रेसेस की मशीन कर ली, ठीक तो है, आपकी जो ओवरऑल वॉल्यूम टारगेट है वो वीक में कंप्लीट हो जाएगी, और मसल गेन भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा जो आप एक दिन में कर रहे थे, और शायद बेटर ही मिलेगा। क्यों बेटर मिलेगा? क्योंकि आपकी रिकवरी बेटर फोकस्ड है। अगर ये नहीं फोकस करोगे तो आप फिर मसल गेन की जगह पे मसल लॉस की तरफ जा सकते हो। ओके, तो अगर इस तरह का प्लान फॉलो किया जाए, मैं कई बॉडी बिल्डर्स को भी ट्रेन करता हूँ जो अच्छे लेवल पे compete करते हैं, तो ठीक है, उनके कंडीशन में भी ये वाला स्प्लिट मैं यूज़ करता हूँ। दुनिया के हिसाब से ये ब्रो स्प्लिट है लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ठीक है। ब्रो स्प्लिट, कोई बिगनर है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बिगिनर सपोज? के लिए तो सबसे हाँ, पहले उसको एक्सरसाइजेस सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लाइटर वेट पे 15 to 20 रेप्स की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। आप जाते ही एकदम हेवी एक्सरसाइजेस नहीं करें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए फिर आगे प्रोसीड करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। आपने अगर वर्कआउट स्टार्ट के डेज में बहुत टफ कर लिया, तो आप दर्द की वजह से जिम ही नहीं जा राइट पाओगे। राइट, तो हाथ नहीं उठता है। हाँ, हाथ नहीं उठता है। मैंने जब पहली बार किया था, हाँ, 5 kg की डंबल से 50 टाइम्स ब्रश लगा भी लिया भारी था। लगता है फिर। 5 दिन तक मेरे हाथ ऐसे ही रहे थे, हम्म, ठीक है। इट वॉज 2007 हाँ, जब मैंने अपना वर्कआउट शुरू किया था, तो उस टाइम पे मैंने जोश जोश में ये कर लिया था। 4-5 दिन तक हाथ ही नहीं खुले मुझे, बहुत ही दर्द हुआ, फीवर वीवर भी आ गया था। तो ये वाला चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले हल्के वेट से
आपको आराम से सीखना चाहिए कि क्या मूवमेंट है। ठीक है। अगर आप सीख जाते हो तो आपका रेप रेंज जो है वो कम हो जाएगा थोड़े दिन के बाद, लाइक 2-3 वीक्स के बाद, और आपका जो वेट है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और जब आपने ट्रेनिंग शुरू की है तो थोड़ा बहुत सोरनेस आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि दैट इज ऑब्वियस, आपकी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करती है। राइट। ठीक है। एंड इसमें डाइट का क्या रोल है? अगर मुझे मसल गेन करना है तो अब यहाँ पे डेफिनेटली हमें कैलोरिक सरप्लस में जाना पड़ेगा। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑलरेडी जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटे हैं, अब उन्हें साथ में मसल गेन करनी है, जो मोस्टली आजकल ओबीस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं लोग। आज से अगर मैं बात करूं 20-25 साल पहले की, तो उस टाइम पे लोग लीन होते थे, बहुत पतले होते थे, तो मोस्टली जो लड़कों की प्रॉब्लम होती थी वेट गेन करने की होती थी। अभी उल्टा हो रहा है सारा कुछ। तो अभी क्या है, उन्हें वेट भी बहुत ज़्यादा, उनका फैट बॉडी में बढ़ा हुआ है बट मसल कम है, बट वो अगर कैलोरिक सरप्लस में जाएंगे तो अगेन फिर वही प्रॉब्लम होगी और मोटे होने लगेंगे। तो इस चीज़ को कैसे मेंटेन करें कि हमारा मसल भी गेन हो, फैट भी, बॉडी रिकम्पोजिशन कहते हैं शायद इसे, जिसमें फैट आपका कम हो रहा है, मसल गेन हो रही है, और उस केस के लिए आप किस तरह से अपने वर्कआउट को और डाइट को प्लान कर सकते हो? जहाँ तक कि डाइट की बात है, आपने कैलोरी डेफिसिट एंड सरप्लस की बात की। आज के टाइम पे पूरी फिटनेस इंडस्ट्री जो है वो चेंज होकर के फैट लॉस इंडस्ट्री बन गई है, जहाँ पे सिर्फ कैलोरी डेफिसिट की बात होती है। ठीक है। ठीक है। तो आप जब अपनी डेफिसिट का मतलब ये है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट से खाना कम खा रहे हो। ठीक है। तो अगर आपको मान लिया कि 5 किलोमीटर चलना है और आपने 3 किलोमीटर का ही फ्यूल डाल रखा है, तो गाड़ी चलेगी नहीं ठीक से, मतलब आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो वही चीज़ आप अपने साथ कर रहे हो। ये जो ओबेसिटी आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली हार्मोन इंड्यूस्ड है, और हार्मोन खराब होने के 50 रीजंस हैं, बस एक नहीं है कि आपने खाना खराब खाया है। ठीक है। वो एक मेजर चीज़ है, वो इम्पैक्ट करती है। ठीक है। लेकिन आज के टाइम का स्ट्रेस हो गया, आज के टाइम का पॉल्यूशन हो गया, लैक ऑफ एक्टिविटी भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। मतलब आप जब एक्टिविटी करते हो तो यू कैन कॉल इट द स्टिमुलस। जो स्टिमुलस है वो आपकी बॉडी में एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, आपने बॉडी में स्टिमुलस क्रिएट किया, और उस स्टिमुलस के बाद क्या होता है, आपके जो फूड की रिक्वायरमेंट है, आपका जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो बेटर हो जाता है। मतलब मान लेते हैं कि मैंने डंबल कर्ल्स किए 20 टाइम्स किसी भी वेट से, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है ना कि उस एरिया में फूड की, मतलब बेसिकली न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो बॉडी जो अब इंटेस्टाइन के अंदर जो पुल क्रिएट करेगी ना एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए, वो ज़्यादा बेटर करेगी। तो इसकी वजह से आपका ओवरऑल जो हेल्थ है वो बेटर होता जाता है। अब जो मैं हार्मोन की बात कर रहा था, तो हार्मोन बहुत चीज़ों की वजह से ख़राब हो रहे हैं आजकल। जैसे आपने सुना होगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है बहुत डिक्लाइन कर रहे हैं। राइट। हाँ। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो एक टाइम पे बहुत अच्छा खासा हुआ करता था, 700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर हुआ करता था, आज जो एवरेज माना जाता है वो 300 से 500 का माना जाता है। और ये जो है ना धीरे धीरे और कम होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि 2035 तक जो ह्यूमन मेल्स हैं वो बेबीज प्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं होंगे, इस तरीके से ये डिक्लाइन कर जाएगा। राइट। ठीक है। अब मैं बात करूं टेस्टोस्टेरोन की, तो आपका जो लीवर हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर में एक चीज़ प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है SHBG, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो इसका काम ये होता है कि ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हुआ है ना, ये इसके साथ बाइंड करके इसको इनएक्टिव कर देता है। ठीक है। ठीक है। अगर मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जा रहा है तो टेस्टोस्टेरोन बन के भी मेरा बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर मेरा लीवर हेल्थ अच्छा है तो SHBG का जो प्रोडक्शन है, जो टेस्टोस्टेरोन को खा जा रहा है, उसका कम होगा। तो उस कंडीशन में हमारी जो हार्मोनल हेल्थ है, टेस्टोस्टेरोन की हेल्थ है, वो बेटर रहेगी। ठीक है। तो जब हम हार्मोन की बात करते हैं तो नॉट ओनली टेस्टोस्टेरोन इज गेटिंग इम्पैक्टेड, आपका ग्रोथ हार्मोन, आपने सुना होगा आज के टाइम पे थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है, PCOD हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके हेल्थ से ही रिलेटेड है, आपके हार्मोन से ही रिलेटेड है। अब जैसे डायबिटीज़ है, लोगों को लगेगा कि मसल गेन में डायबिटीज़ का क्या रोल है। जिसको डायबिटीज़ हो जाएगा ना, उसका फैट गेन ज़्यादा होगा, मसल गेन कम होगा। ठीक है। अब जिसको थायराइड हो गया है, थायराइड बेसिकली 2 तरीके का होता है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। अब इस कंडीशन में आपको समझने की ज़रूरत है कि मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल वो थायराइड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तभी जाके मसल गेन अच्छा होगा। राइट। ठीक है। तो मसल गेन सिर्फ
एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, आपके हार्मोन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो आपका ओवरऑल हार्मोनल हेल्थ अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे लोग सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे होते हैं, डाइट पे फोकस कर रहे होते हैं, अपने हार्मोन का ध्यान नहीं रखते हैं। तो बेसिकली पहले हमें ब्लड टेस्ट कराना है, उसमें देखना है कि हमारे सारे जो पैरामीटर्स थे हाँ लाइन पे हैं या नहीं। बिल्कुल उसके हिसाब से फिर हम अपना डाइट और वर्कआउट प्लान कर सकते हैं, राइट, बिल्कुल। इन शॉर्ट। आपके हार्मोन हेल्थ का मसल गेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। अगर है। ये नहीं रहेगा तो आपका मसल गेन बेटर नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अभी आप देखेंगे कि लोग बाहर से ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप हार्मोनल हेल्थ ही तो बेटर करना चाह रहे हो। तो आपको सबसे पहले नेचुरल तरीके से उसको बेटर करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ना, वो सस्टेन्ड भी रहेगा। आपने बाहर से लेना बंद कर दिया तो टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत क्वेश्चन कॉमन है। टेस्टोस्टेरोन जो है, अब लोगों को मैं थोड़ा अच्छे से बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन का जो इनिशिएशन होता है, हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। वहाँ पे एक पेप्टाइड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है किस पेप्टिन। ठीक है, तो किस पेप्टिन जो है वो एक और चीज़ के इनिशिएशन को स्टार्ट करता है जिसका नाम है GnRH। ये बहुत ज़्यादा बायोलॉजी के टर्म्स में हो जा रहा है, मैं थोड़ा सा इजी और इसको बना के एक्सप्लेन करूँगा। GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। वो प्रोड्यूस करवाता है LH एंड FSH। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अब ये जो है आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाता है। तो सबसे पहले क्या सोचना चाहिए कि हमारा ओरिजिन कहाँ हो रहा था? तो ओरिजिन हो रहा था किस पेप्टिन पे। तो किस पेप्टिन अगर ज़्यादा बॉडी में बनेगा तो हमारा ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। अब किस पेप्टिन के बेटरमेंट के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए सबसे पहले हमारा जो फूड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सरप्लस में होना चाहिए, न्यूट्रिएंट सरप्लस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिजोल लेवल डाउन डाउन होना होना चाहिए। चाहिए। तो ये अब अगर आप दोगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका ओवरऑल जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे डायरेक्टली विटामिन डी जो है वो टेस्टोस्टेरोन की इम्पैक्ट करता है। किसी की बॉडी में अगर विटामिन डी कम है तो उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा। ठीक है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए जब विटामिन डी कंबाइन करता है कोलेस्ट्रॉल के साथ तब जा करके आपका टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। ठीक है, तो आपको विटामिन डी आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों में बहुत कम मिलेगा, जो नॉर्मल रेंज है उससे बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। राइट। ठीक है, तो सप्लीमेंटेशन भी कोई नहीं कर रहा है, तो आपको सप्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है विटामिन डी की, आज ठीक के है। टाइम पे बहुत ज़रूरी है। D3 शॉट्स ले सकते हाँ, हैं, D3 शॉट्स 60,000 ले IU सकते वाला हो। अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो इंजेक्शन विटामिन डी वगैरह। के इंजेक्शंस भी आते हैं, राइट। डॉक्टर से आप रिकमेंड करवा के वो ले सकते हो और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके बिल्कुल। लिए। हाँ, अगर विटामिन डी लेवल्स में है तो आपका ओवरऑल जो हेल्थ है वो बहुत बेटर रहेगा। राइट। और कुछ चीज़ें हैं जैसे जो रॉ मटेरियल फॉर टेस्टोस्टेरोन है दैट इज़ बेसिकली आपका प्रोटीन एंड फैट। ठीक है। ठीक है, प्रोटीन और फैट का बना हुआ होता है टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन एंड फैट जा रहा है तो ये अगर सारे इन्वायरमेंट आपने फेवरेबल दिए हैं, किस पेप्टिन के प्रोडक्शन के लिए आपने स्लीप दिया है, कॉर्टिजोल लेवल डाउन दिया है, फूड एम्पल अमाउंट में दिया है, न्यूट्रिएंट दिए हैं, विटामिन डी दिया है जो कि कंबाइन करेगा कोलेस्ट्रॉल के साथ, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को इनिशिएट करेगा, उसके बाद फैट एंड प्रोटीन बॉडी में अवेलेबल है अच्छे अमाउंट में, तो उसके बाद जो ओवरऑल आपका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो बेटर हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम बेकार हो रही होती हैं। राइट। हाँ, और उसके बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सप्लीमेंट, एक गोली खा लूँ, शिलाजीत खा लूँ, अश्वगंधा खा लूँ, उससे मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाए। ठीक तो है। ये नहीं होगा, आपको ये चीज़ें पहले फिक्स करनी पड़ेंगी। वो ओके। आपको 2-5% का बूस्ट दे सकता है, लेकिन वो तभी देगा जब ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। ओके। हाँ। एंड मसल गेन के लिए जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं SBD, स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है मसल गेन के लिए, इसमें मोस्टली आप अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहे होते हो, हैवी लिफ्ट कर रहे होते हो। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको ओवरऑल मसल गेन करना है, अच्छा आपको फिजिक चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें करो। तो आप किस साइड हो, क्या मानते हो आप? देखो, मैं दोनों साइड हूँ। ठीक है। ठीक है, मतलब आपको बॉडी बनाने के लिए आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है। आपको मशीन्स पे भी वर्कआउट करना पड़ेगा और बारबेल पे भी वर्कआउट करना पड़ेगा, SBD भी करनी पड़ेगी।
ठीक है। अब क्या है कि एसबीडी का जो कल्चर डिक्लाइन में आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि आजकल साइंस बेस्ड वर्कआउट का बहुत ज़्यादा कल्चर है, बहुत। बायोमैकेनिक्स एंड ऑल। आप जब पुराने बॉडी बिल्डर्स को देखोगे, जो डोरियन येट्स या फिर रोनी कोलमैन, जो Right. लेजेंड्स रहे हैं, हाँ। तो वो सारे लोग बहुत ही स्ट्रांग तरीके से स्क्वाट, डेडलिफ्ट एंड बेंच किया करते थे। एंड आज के टाइम के कोई भी बॉडी बिल्डर उस लेवल को मैच नहीं कर पा रहे हैं। मशीन ज़्यादा यूज हो रही मशीन हैं। ज़्यादा कर पा रहे हैं, ठीक फिर है। भी नहीं मैच कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ वेरी राइट कि मशीन यूज़ करना गिव्स यू मोर मसल, बट क्यों नहीं मैच कर पा रहे हैं ये लोग? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसा करना होता है कि आपके वर्कआउट में किसी भी चीज़ को अवॉइड करके नहीं चलना है, या किसी भी चीज़ को एक्सट्रीमली इंक्लूड करके नहीं चलना है। जो पुराने लोग वर्कआउट करते आ रहे हैं उसी पैटर्न पे आप वर्कआउट करें, और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो एसबीडी है वो आप ऐसे कह लो कि आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। वो आपने देखा होगा मूवी पंपिंग आयरन, ठीक है, आर्नोल्ड की मूवी है। राइट। उसमें वो अपना स्ट्रेंथ शोकेस करते हैं, कार वार उठा करके, हाँ। किसी को होल्ड करके स्क्वाट कर रहे होते हैं। तो वो उस चीज़ को फंक्शनल स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ को उठाने के लिए या किसी की हेल्प करने के लिए, तो वैसे उस चीज़ को यूज़ करते थे। और जनरल जो जनता है वो इस चीज़ को वैसे भी यूज़ कर सकती है। जैसे आप स्क्वाट करोगे ना, तो आपको Right. सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर डेडलिफ्ट उठा रहे हो तो आपको बकेट उठाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवरहेड प्रेसेस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको किसी चीज़ को उठा करके ऊपर रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट। तो एक जनरल इंसान की जो वर्कआउट है वो फंक्शनल भी होनी चाहिए। फंक्शनल एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आप जो एक्सरसाइजेस डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। राइट। राइट। ठीक है। तो एसबीडी का होना आपके वर्कआउट रेजिम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट कि आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग में ही एसबीडी करना ज़रूरी नहीं होता है। उसके अदर देन आप कोई भी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई भी एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करना चाहता है तो सारे लोग इंक्लूड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राइट। एंड जैसे बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम हो रही है आजकल बैक पेन की, सिटिंग जॉब्स है या तो बहुत ज़्यादा घर में भी बैठे रहते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं, तो बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है उनका। और जब वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं या स्पोर्ट्स में कंसल्ट नहीं करते, वो ये बोलते हैं कि आपको अपनी बॉडी से ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना है। जैसे नॉर्मली आजकल लिफ्टिंग में देखोगे तो 150 किलो स्क्वाट या डेडलिफ्ट देखोगे तो 250-300 आप ही की स्टोरी में देखते रहता हूँ। ठीक है, तो उसमें लोग करते रहते हैं, बट वो बोलते हैं कि नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है, आपको ये नहीं करना, आप बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हो अपने डिस्क को, उससे क्या आपकी डिस्क जो है कंप्रेस हो रही है, जिसकी वजह से आपको आपकी नर्व्स जो हैं वो इरिटेट होती हैं और आपको शाइटिका पेन और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट 25-30 साल की एज के बाद जब 30 क्रॉस करोगे तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो क्यों आ रही है प्रॉब्लम लिफ्टिंग के बावजूद? ये जो है ना, मतलब आप इस चीज़ को अच्छे से देखोगे, जो आपका स्टेटमेंट है कि जो आपने फिजियोथेरेपी से सुना है कि अपनी वेट से ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए। जो इंसान कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है उसके लिए वो थोड़ा बहुत ही एक्सरसाइज कर ले वही बहुत होता है। ठीक है, तो जनरल पॉपुलेशन के लिए ये सजेशन कहीं कहीं तक सही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी की बात करूं, एक जवान बंदा जो थोड़ा फिजिक बिल्ड करना चाहता है उसके लिए काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप जिम में जाओगे ना, तो आप अगर 10 किलो का डंबल उठा रहे हो तो आपको 2 वीक के बाद 10 किलो का डंबल हल्का लगने लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप 20 किलो का डंबल उठा रहे हो तो भी वो भी हल्का लगने लगेगा। आपने खाना अच्छा दिया है थोड़े टाइम तक और 2-3 महीने किया तो 20 किलो का डंबल हल्का लगने लगा, अब 30 किलो का भी डंबल हल्का लगने लगेगा। तो ये प्रोसेस है। अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मुझे लगभग 19 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, और अभी के टाइम पे 200-220 किलो का डेडलिफ्ट जो है वो दैट इज़ लाइक एम्प्टी बार, क्योंकि बॉडी जो है ना वो टाइम के साथ अडेप्ट कर जाती है। ठीक है, अभी आपको ही मैं अब 5 किलो के डंबल से डंबल प्रेस करने दूंगा तो आपका होगा कि कोई फायदा ही नहीं होगा। राइट। अब करते करते कंसिस्टेंटली मेरा ऐसा हालत हो गया है कि मैं 200 किलो के नीचे उठाता हूँ तो मुझे कुछ फील ही नहीं होता है। तो कोई लंबे टाइम तक वर्कआउट करेगा तो उसके साथ भी यही होगा, गिवन दैट कि उसकी जो डाइट है, प्रोटीन इंटेक है, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है, फैट का इंटेक है, बहुत ही प्रॉपर मैनर में जा रहा है। उसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके
विटामिन्स मिनरल्स ये सारी चीज़ें जो है बॉडी के अंदर वो अच्छी तरीके से जा रही हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ ऐसी हो जाएगी कि 200 किलो का जो वेट है वो भी हल्का लगना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ही एम्प्टी बार के जैसा फील होगा। तो ये कह देना कि एक सर्टेन वेट तक ही आपको रुक जाना है, ये गलत है। अब जब आपने बोला कि 20 साल 25 साल या 50 साल पे जा कर के घुटने का पेन, बैक का पेन शुरू हो जाता है वेट उठाने से, राइट। यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी में जो जाना चाहिए अच्छे तरीके से, वो सब लोग इतने अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है। बस खाना खा रहे होते हैं। आपने पहलवानों को भी देखा होगा कि वो 20-25 रोटी 30 रोटी और मतलब बहुत ज़्यादा गलत तरीके से खाना को जो है अब्यूज़ कर रहे होते हैं। राइट। उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता कि कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है और कितना फैट है। तो ये जो है ना, इस वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। अगर आप ओमेगा 3 का ध्यान रखोगे, आप अगर जॉइंट हेल्थ के लिए जो भी सप्लीमेंट्स हैं या फिर जो भी खाने हैं जिनसे विटामिन्स मिनरल्स मिल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। Right. और आप और बेटर होते जाओगे, पेन होने की जगह और बेटर होती जाएंगी ये सब चीज़ें। राइट। सो क्या ऐसे हैक्स हैं, क्या ऐसे मेथड है जिससे मैं अपनी डेडलिफ्ट बढ़ा सकता हूँ? अच्छा, सब लोग आज के टाइम पे 300 किलो उठाना चाहते हैं। राइट। ठीक है, तो डेडलिफ्ट बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो आपको समझने की ज़रूरत है, लोग टेक्निक कर रहे होते हैं कि बैक राउंड हो रहा है तो गलत टेक्निक हो रही है ना। बेल्ट यूज़ करो, बेल्ट यूज़ मत करो। हाँ, तो पहले मैं टेक्निक वाला बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बेल्ट वाले पे आएंगे। टेक्निक जो है, आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट अवेलेबल है उसमें से कोई भी मूवमेंट गलत नहीं है। ठीक है, आप चाहे राउंड बैक करके उठा रहे हो या सीधे चेस्ट करके उठा रहे हो, मूवमेंट सारे सही हैं। ठीक है। ठीक है, अब क्या है, आपको कोच किस चीज़ में हेल्प करेगा कि आप मैक्सिमम फोर्स कैसे जनरेट कर पा रहे हो, कैसे मैक्सिमम मसल इंगेज कर पा रहे हो। तो ये होती है टेक्निक। राउंड बैक होना गलत नहीं होता है, लेकिन अगर राउंड बैक से आपको इंजरी की तरफ ले जा रहा है राउंड बैक, तो वो एक प्रॉब्लम की बात है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं जैवलिन थ्रो कर रहा हूँ, तो जैवलिन थ्रो करने के लिए मुझे जो ट्रेनिंग लगती है, आपने देखा होगा कि पुल ओवर्स जो है बहुत हेवी नीरज चोपड़ा करता है, लाइक 140-150 केजीज का पुल ओवर होता है बारबेल के साथ। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल कंधे उखड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो गलत नहीं है, उसके स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर वो उतना हेवी पुल ओवर्स नहीं करेगा तो वो जैवलिन उतना स्ट्रांगली थ्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको बॉडी को ये बताना होगा कि ये मैं करने जा रहा हूँ, और धीरे धीरे किसी वेट के साथ अडेप्ट करना होगा, और अडेप्टेशन के साथ ही आप स्ट्रांग बनोगे। वैसे डेडलिफ्ट में आपको जब टेक्निक बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, आपके जो मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, बेसिकली मैंने एक पोस्ट भी लिखा था इस चीज़ के ऊपर कि जो मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन वाले कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको ढूंढने चाहिए, और आपका कोच इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपको मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन वाले कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो आपने ढूंढ लिए। अब इस पे जो है प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग ये होती है कि आपको कब कितना वेट उठाना है, कितना सेट्स लगाना है, कितना रेप्स लगाना है, और कब डीलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बेटर बनाएंगी डेडलिफ्ट में, विदाउट इंजरी आपको स्ट्रेंथ ला के देंगी। सपोज एक छोटा सा यहाँ पे यूज़ केस ले लेते हैं। मेरी डेडलिफ्ट 100 kg की है और ये पिछले 6 महीने से चल रही है। अच्छा। मैं इसके ऊपर नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे 120 पहुँचाना है अगले 2 महीने में। तो मेरा वर्कआउट का प्लान कैसे होगा? मुझे किस तरह से प्लान करना चाहिए कि किस दिन मुझे लिफ्टिंग करनी है, या अदर बॉडी पार्ट्स का अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मुझे उसको किस तरह से रखना चाहिए, कार्ब्स को कैसे हमें बैलेंस करना है यहाँ पे। तो अब मुझे 100 से 120 पहुँचना है विद इन 2 months, तो मेरा पूरा वर्कआउट एंड डाइट प्लान क्या होना चाहिए? अच्छा, ये हर इंसान के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन मैं एक मोटा जो अगर मैं ऑडियंस के लिए बता दूं, तो इसको थोड़ा ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आपको डेडलिफ्ट जो है 2 बार वीक में करना पड़ेगा, 3 दिन के या 4 दिन के गैप पे। सपोज एक मैंने मंडे किया, हाँ, और दूसरा मैंने कर दिया आपने थर्सडे कर दिया। ठीक है, मंडे एंड थर्सडे आपने डेडलिफ्ट कर लिया। ठीक है, और ये पहला वर्कआउट होगा मेरा, या इसके पहले मुझे कुछ और करना? ये पहला वर्कआउट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोड उठाने जा रहे हो, तो लोड उठाने वाला काम जो है वो पहले होना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, और मैक्सिमम लोड उठाने जा रहे हो आप अपना एफर्ट, या फिर इसमें कुछ चीज़ें सीखने जा रहे हो आप, तो ये पहले आप कर लो, क्योंकि ठीक है। थक जाओगे तो आपकी जो टेक्निक जिसकी बात कर रहे थे, क्विक कोऑर्डिनेट्स, मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन एंड ऑल, वो शायद मिस हो जाए। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए पहले करेंगे। ठीक है। तो पहले करने के टाइम पे हमने क्या किया कि प्रैक्टिस के लिए 5 रेप 3 सेट्स हमने पहले किए। तो बहुत सारी छोटी छोटी नहीं, फैक्टर्स। यहाँ पे अब मुझे वेट क्या, जैसे 100 kg तो मेरा मैक्स है, हाँ, तो मुझे पहला क्या, मुझे पहले कम लोड से, मतलब एम्प्टी बार से करना है। 50-60% के आसपास का वेट होना चाहिए। ठीक है, पहला हाँ, पहला सेट। पहला सेट नहीं, पूरा तीनों सेट। अच्छा, तीनों सेट हाँ, ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। 50-60% के आसपास का वेट होना चाहिए, यानी 60 किलो 50-60 किलो। हाँ, ठीक है, और यहाँ पे जो है हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट करते हैं। जैसे आपका एक पॉज डेडलिफ्ट होता है, तो पॉज डेडलिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने में, और आपके इनिशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में, टेक्निक समझने में, फोर्स प्रोडक्शन को समझने में। ठीक है। तो हमने पहले दिन जो है 5 रेप 3 सेट्स जो है 50-60% पे रखा है, और वहाँ पे हमने पॉज डेडलिफ्ट को इंक्लूड किया है। ठीक है। पॉज डेडलिफ्ट क्या होता है कि आपने डेडलिफ्ट को उठाया ज़मीन से और 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड किया, ताकि स्पाइन पे थोड़ा लंबे टाइम के लिए लोड रहे, और उसको फिर लेके खड़े हो गए आप। अभी आपकी नी बेंड ही है, हाँ, वहाँ पे आपको नी बेंड है, आपने बस बार को थोड़ा सा उठाया जमीन से, राइट। वेट आपके स्पाइन के ऊपर है पूरा। ठीक है। अब आपने उसको होल्ड किया और फिर 1 सेकंड या 2 सेकंड होल्ड करके 5 रेप वैसे ही लगाए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन की लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपने बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस चूज किए, जिसको हम एक्सेसरीज बोलते हैं। हाइपर एक्सटेंशन हो गया, लैट पुल डाउन हो गया, लेग कर्ल्स हो गया जो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। एब्डोमिनल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो एब्डोमिनल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रंचेस या फिर प्लैंक या फिर आपकी कोई भी एक्सरसाइज जो आपको समझ में आए वो इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये आपने एक प्रोग्राम बनाया डे 1 का। ठीक है। अब जो डे 4 को आप करने जा रहे थर्सडे हो, को, हाँ थर्सडे को करने जा रहे हो, तो वहाँ पे ये होगा कि आपने डेडलिफ्ट का अराउंड 70-75% रखा है। ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे 2 to 3 रेप्स का टारगेट होना चाहिए, और वहाँ पे थोड़ा 75% है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हेवियर होगा। ठीक है। ठीक है, आपने ये शुरू किया। ये इसके कितने सेट करने होंगे? इसके 1 सेट करने होंगे। सेट, ठीक है। हाँ, अब जो है 10 to 15% नीचे आकर के। ठीक है। ठीक है, मान लिया कि अब हम 65 पे आ रहे हैं या 60 पे फिर से आ रहे हैं। ठीक है। तो अगेन 3 रेप 5 सेट, ये बिना पॉज वाले होंगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पॉज, इस वाले डे पे पॉज नहीं करना है। होगा। अब क्या करना है, आपने वो नंबर सेलेक्ट कर लिए, अब इस पे 5 kgs पर वीक बढ़ाते जाना है। ठीक है, और आपका एम ये होना चाहिए कि आप जो वेट उठा रहे हो वो हमेशा जो है मैक्सिमम वीक्स तक आप सेम स्पीड से उठा पाओ। अब यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। जो अभी तक मैं 100 kg मान के उसका 75 लेता था, तो 75 kg आता था। हाँ, अब मैं 105 को मानूंगा अपना 100% अगले वीक में। नहीं होगा ये। नहीं, आप 100 पे ही कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक है। अब ये करने के बाद आपको भूल जाना है कि 100 मेरा नंबर था। ठीक है। ठीक है, अब आपको हर वीक 5 किलो ऐड करना है दोनों पे। ठीक है। ठीक है, आपने पॉज वाले डे पे भी 5 किलो ऐड किया और मेन वाले डे पे भी 5 किलो ऐड किया। बस 5 किलो ऐड करना है, 5 किलो ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, हम मोटा मोटा लेके चलते हैं। लोअर बॉडी जो है वो 5 किलो के लिए अगले वीक स्ट्रांग होती है, और हमारी अपर बॉडी जो है वो 2.5 किलो के लिए अगले वीक स्ट्रांग होती है। ठीक है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके हम उस पॉइंट तक लेके जाएंगे जहां पर हम फेलियर से जस्ट पहले रुक जाएं। अब इसके लिए मान लेते हैं मुझे 10 वीक लगता है। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे करते करते अगर मैं 5-5 किलो ऐड करता जाऊं तो मैं 5 वीक में कहाँ पहुंच जाऊंगा? 25 किलो, मतलब 100 किलो के मैं 3 से 4 रेप लगा रहा हूँ मेन डे पे। हाँ। ठीक है, अब मुझे वो हल्का लग रहा है तो मैंने अगले वीक फिर से 5 kg ऐड किया तो 105 पे, तो 10 वीक जाते जाते ये 125 पे हम 4 रेप लगा रहे होंगे। राइट। तो हमारा ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गया। ठीक है। ठीक है, इनिशियली ये बहुत तेज बढ़ेगा, लेकिन विद टाइम जब आप बहुत अच्छा लेवल पे पहुंच जाओगे, 200-250 किलो उठाने लग जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक ये प्लानिंग के लिए, जिसको लोड मैनेजमेंट बोलते हैं और फटीग मैनेजमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट कोच की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। तो बेसिक तो यही है, लेकिन
उसके लिए एक्सेलेंस चाहिए, उसके लिए प्रिसीजन चाहिए कि कैसे मैनेज करके चलना है लोड को और आपके फटीग को, कि फटीग भी इतना ही हो कि आपको इंजरी ना हो। ठीक है। ठीक है, तो ये तरीका होता है धीरे धीरे आगे बढ़ने का। और ये चीज़ जो है ना, जो मैंने आपको बताया, ये आप स्क्वाट पे भी अप्लाई कर सकते हो, बेंच प्रेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, और दुनिया के किसी भी स्पोर्ट पे अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ, यही तरीका होता है जैसे बॉडी स्ट्रांग बनती है। और एंड कार्ब्स लोडिंग यहाँ पे कब करनी है? अच्छा, कार्ब्स लोड करके वर्कआउट से 2 घंटे पहले आना है, क्या ऐसा करना है इसे? एक टर्म है प्रोटीन स्पेयरिंग बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हो तो आपके ग्लाइकोजन फिल होते हैं, आपके ठीक पास है। मसल है तो मसल जो है वो ग्लूकोज को स्टोर करता है, और जो ग्लूकोज मसल के अंदर स्टोर होता है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। मान लेते हैं मैं अभी बहुत सारा काम करके आ रहा हूँ, मेरे ग्लाइकोजन डिप्लीटेड है, तो मुझे वर्कआउट करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट से मेरे ग्लाइकोजन फिल हो गए, और फिर उसके ऊपर से मैं प्रोटीन खाता हूँ, तो मेरा जो प्रोटीन है उसका स्पेयरिंग होगा और वो मसल बिल्डिंग के लिए ही जाएगा। राइट। मान लेते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके आया हूँ, डायरेक्टली प्रोटीन खा रहा हूँ, तो प्रोटीन जो है ना वो मेरे मसल ग्लाइकोजन को फिल करने में हेल्प करेगा, उसका यूज़ जो है मसल बिल्डिंग के लिए कम होगा। तो थोड़ा सा अगर हम टेक्निकली कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करें तो हमारे परफॉर्मेंस बेटर करने में भी बहुत अच्छा हेल्प कर सकता ठीक है, है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ना बहुत क्विक ग्लाइकोजन लोड करता है इन कंपैरिजन टू प्रोटीन एंड फैट। अगर मान लेते हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कीटोजेनिक डाइट में यही होता है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वर्कआउट से पहले मैं फैट खा के जाऊँ, बटर खा के जाऊँ, राइट। तो मेरा जो ग्लाइकोजन लोडिंग है ना वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। मैं अगर थक जाता हूँ, मेरे ग्लाइकोजन डिप्लीट कर जाते हैं, तो मुझे रिकवर करने के लिए हो सकता है 15-20 मिनट लग जाए। ओके। हाँ, और मुझे बैठे रहना पड़ेगा, मैं एनर्जेटिक फील नहीं करूँगा। लेकिन यही कार्बोहाइड्रेट अगर आप खा के जाओगे तो आपकी ग्लाइकोजन लोडिंग रिप्लेनिशमेंट जो है वो बहुत क्विक होगी। ठीक है। ठीक है, आप 2 से 3 मिनट में फिर से रेडी हो जाओगे नेक्स्ट सेट के लिए। और मान लेते हैं कि आप मिड ऑफ द वर्कआउट अगर एग्जॉस्ट कर जाते हो, तो आपने 2 केले खा लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर से क्विक एनर्जी गेन आपको मिलेगा और फिर से आप वर्कआउट के लिए रेडी हो जाओगे। ओके। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्री वर्कआउट या इंट्रा वर्कआउट यूज़ किया जा सकता है, बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ठीक है। और जो आपका नॉन वर्कआउट वाला टाइम है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बहुत ही मिनिमल आप कंज्यूम करें, और आपको इस तरीके से करने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इवन फैट लॉस में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो लोग डेफिसिट में रहना चाहते हैं उनके पास ये प्रॉब्लम होती है, वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, प्रोटीन करते रहते हैं, राइट। प्रोटीन एंड फाइबर पे फोकस रहता है ज़्यादा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो अगर प्री एंड पोस्ट में आप इंक्लूड करके रखें तो ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है वो। राइट। एंड जब हम स्क्वाट करते हैं तो उसमें भी रेंज ऑफ मोशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि क्या हमारी रेंज होनी चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं एस्ट्रोग्रास होनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं, नी से थोड़ा सा आप नीचे चले जाओ, दैट इज़ सफिशिएंट, उससे आपके नी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या करेक्ट वे है स्क्वाट करने का? ये ऐसा थोड़ा सा, हम अगर स्क्वाट के बायोमैकेनिक्स को समझें, ठीक है। तो मैं स्क्वाट को ऐसे इमेजिन करता हूँ कि ये मेरा घुटना है, ठीक है। और ये मेरा फीमर बोन है। ठीक है, अगर मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो स्क्वाट है अगर मैं यहाँ ला के रोकता हूँ, ठीक है। तो इस पे स्लाइडिंग फोर्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, हाफ स्क्वाट, ठीक है। हाँ। घुटने पे लोड आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो ये जो स्लाइडिंग फोर्स है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं कि घुटने खराब हो जाएंगे हाफ स्क्वाट करने से, फुल करना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ये भी है कि हाफ स्क्वाट जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करोगे ना, आप हाफ स्क्वाट करोगे तो आपकी बॉडी सीधी कम रहेगी। ठीक है, आपकी हिप पीछे जाएगी, तो ये जो Right. स्लाइडिंग फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो आप जिस रेंज ऑफ मोशन में ट्रेनिंग कर पा रहे हो तो वो आपके लिए बेटर है। Okay. लेकिन यहाँ पे ये इश्यूज इसलिए आते हैं कि देयर आर 2 गेम्स, एक वेट लिफ्टिंग है, एक पावर लिफ्टिंग है। ठीक है। जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो वहाँ पे आपको एस टू ग्रास करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पावर लिफ्टिंग में क्राइटेरिया ये है कि आपका जो टॉप ऑफ द पटेला है उससे आपका हिप क्रीज थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए।
ठीक है, तो आपको पास मिल जाता है कंपटीशन में। तो लोग जो कंपैरिजन अपनी करते हैं वो पावर लिफ्टिंग से या वेट लिफ्टिंग से कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को, जो जनरल जनता जो वर्कआउट कर रही है, उसको ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए। उसको जैसे कंफर्टेबल है, उसको हाफ कंफर्टेबल है, नो प्रॉब्लम। हाफ इन द सेंस कि 90 डिग्रीज के जितना करना ही चाहिए। उसके Right. नीचे जाने में प्रॉब्लम नहीं है तो नीचे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज के टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग नीचे बैठ ही नहीं पाते हैं। राइट, हाँ, तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी की इशू, मोबिलिटी का इशू है। और मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हाँ, की इशू। राइट राइट, ठीक है, तो ये मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की इशू आ क्यों रही है? क्योंकि आपके मसल से स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट की कमी की वजह से वो वीक हो चुके हैं। बिल्कुल। बॉडी किसी रेंज में मूवमेंट तभी रेस्ट्रिक्ट करती है जब उसको पता चल जाता है कि अगर इधर जाएगा ना बंदा तो ये टूट जाएगा, इसका मसल टूट जाएगा, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो बॉडी ऑटोमेटिकली उस मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू करती है, इसीलिए आपको स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। बैक में पेन होता है तो आपको झुकने में प्रॉब्लम इसीलिए होती है। बैक में पेन हो रहा है, बैक स्टिफ हो गई, दैट मीन्स कि बॉडी इंडिकेट कर रही है कि बॉडी जो है वीक हो चुकी है उस एरिया में। अब आपको बॉडी अलाउ नहीं कर रही है कि आप वो मूवमेंट करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप करोगे तो हो सकता है इंजर्ड हो जाए। तो ठीक बॉडी है। इज़ वेरी स्मार्ट, आपको उसका इंडिकेशन समझना चाहिए, और टाइम के साथ धीरे धीरे करके जो वीक जगहें हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन मिस कर दिया, बेल्ट के बारे में आपने पूछा राइट था। राइट, बेल्ट। हाँ, तो बेल्ट जो है, आपने सुना होगा कि बेल्ट लगाने की वजह से इंजरी से आप बच जाते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इंजरीज आपने जो देखे हैं वो बेल्ट के साथ ही देखे होंगे। वो ऐसा? हाँ, हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि बेल्ट किसी इंजरी से नहीं बचाता है। बेल्ट जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब आप देखोगे तो हमारे पूरे इंटायर स्ट्रक्चर में बोन है, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बोन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से स्लाउचिंग होती है, यहाँ से एनर्जी लीक होती है। आप जैसे वेट उठाने जाओगे या स्क्वाट करोगे तो यहाँ से टर्न करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। राइट, अगर वेट ज़्यादा है तो ये टर्न कर जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे कोर का जो सेक्शन है, मिड सेक्शन, एब्डोमिनल सेक्शन, वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब क्या होता है कि आपने मान लिया कि इसको स्ट्रांग नहीं किया है, तो उसकी वजह से आपके बैक पे लोड आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आपने बैक की ट्रेनिंग की तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। उसके साथ साथ अगर आपने एब्स को भी बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है तो बहुत अच्छा आपके ओवरऑल स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करेगा। अब जो है बेल्ट जब जैसे ही हम लगाते हैं तो बेल्ट आपने देखा होगा पतला बेल्ट यूज़ किया जाता है, सारे जिम में पतले से बेल्ट यूज़ करते हैं। डिकैथलॉन वाला। हाँ, उसका उसका कोई काम नहीं है, वो बस एक, कह लो कि आप बस दिल की तसल्ली के लिए पहन रहे हो। ओके, मोटे वाले लेदर वाले जो आते हैं वो हाँ, चाहिए। मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बेल्ट ठीक है। के। आपको अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए बेल्ट से, तो बेल्ट की विड्थ जो है वो 4 इंचेस की होती है, और जो थिकनेस है वो 7 to 13-14 mm की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस थिकनेस और इस विड्थ पे अगर आप बेल्ट यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि वो एकदम एडिशनल बोन के जैसे काम करेगा। ठीक है, उसके साथ आपको अडेप्ट करने के लिए टाइम लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट में एकदम कंफर्टेबल रहोगे, हो सकता है कि अब्रेशन हो जाए, इधर उधर पहनने में प्रॉब्लम हो, लेकिन जब अडेप्ट कर जाओगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन दैट डजेंट मीन कि आप अपने एब्डोमिनल सेक्शन को ट्रेन ना करो। आपने देखा होगा कि मैं 280 किलो तक डेडलिफ्ट लगा लेता हूँ, दैट टू विदाउट बेल्ट। ठीक है, ये कैसे हुआ? मैंने लेग रेजेस, क्रंचेस, प्लैंक कर कर के इसको इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो झिल जाता है, और बेल्ट की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। मेरा नेचुरल बेल्ट ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, ठीक है, तो ये हर कोई कर सकता है अगर इतना एफर्ट लगा रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे पतले वाले बेल्ट कहाँ बेटर सूट करते हैं? वेट लिफ्टिंग के गेम में। ठीक है, हाँ, वेट लिफ्टिंग के गेम में, बट वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेंगे। एक कह लो कि एक साइकोलॉजिकल हेल्प भी होता है, थोड़ा बहुत हेल्प होता है। अगर आप क्लीन एंड प्रेस या क्लीन एंड जर्क या स्नैच कर रहे हो तो अगर ये सेक्शन बहुत टाइट रहेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो पतली बेल्ट वहाँ पे ठीक ठाक हेल्प कर देती है, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ की जा सकती है। राइट, लेकिन जिम के अंदर जहाँ पे आप हेवी ट्रेनिंग कर रहे हो, डंबल प्रेसेस कर रहे हो, आप एक बार के लिए पतली बेल्ट लगा के एक्सपेरिमेंट करो। आप एक बार के लिए जो स्टैंडर्ड्स मैंने बताए हैं, 4 Right. इंचेस का विड्थ और 7 to 13 mm 14 mm का थिकनेस, राइट,
इस पे अगर आप यूज़ करके एक बार ट्राई करोगे तो आपको ये जो दूसरा वाला जो मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्प करेगा बेसिकली जो कंपैरेटिवली। भी एक्सेसरीज की हम बात कर रहे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे लिंक्स लेके दे दूंगा ताकि लोग को हेल्प हो सके कि कौन से ठीक है। बेल्ट बेटर है। वैसे तो पावर लिफ्टिंग में जो बेल्ट यूज़ हाँ, की जाती है दैट इज एसपीडी, एंड वो आई बहुत गेस एक्सपेंसिव है। 32,000 का आता 32,000 है। पहले कम थी शायद, 15-20 हाँ, हज़ार थी वो कुछ। हर साल 4-5 हज़ार बढ़ जा अच्छा। रहा है। तो एसबीडी जो है वो एक अच्छी बेल्ट है, बट आज के टाइम के मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसी ब्रांड्स आ गई हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ बेल्ट्स बना रही हैं, आपको देखने में कोई डिफरेंस नहीं ठीक है। लगेगा। एंड कह सकते हो कि ब्रांडिंग की वजह से वो प्राइसेस अपनी इंक्रीज करते जा रहे हैं, बट मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे बेल्ट्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स लाइक एक मेरा फ्रेंड का ही ब्रांड है पोरस गियर करके, ओके। तो वो सिमिलर बेल्ट बनाता है। 1 RM का भी अच्छा है वन आर बीच एम में। का भी अच्छा, राइट। हैक भी है, ओके। ग्रिफिन गियर है। तो ये सारे ब्रांड जो है काफ़ी अच्छा बिल्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से बेल्ट ले सकते हो और काफ़ी अच्छा आप ट्रेनिंग में उसको यूज़ करके उसके बेनिफिट्स ले सकते हो बेसिकली। राइट। वो जो पतले वाले बेल्ट हैं उससे 10 टाइम्स बेटर होगा। एंड डेडलिफ्ट और स्क्वाट के लिए शूज़ कौन से बेटर है? बेयरफुट भी कई लोग करते हैं, बेयरफुट करना तब ठीक होता है जब आप ये बट फील कर जिम पा अलाउ रहे नहीं हो। करते बहुत सारे। हाँ, तो बहुत जिम अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन आजकल बेयरफुट वाले शूज़ भी आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, डेडलिफ्ट शूज़ आप बोलोगे तो आपको बेयरफुट के जैसे शूज़ मिल जाएंगे। प्रो वुल्फ के, ग्रिफिन गियर के, ग्राइंड गियर के, ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है। और आपने क्वेश्चन पूछा कि स्क्वाट के लिए कौन से शूज़ बेटर होते हैं। राइट। तो आपका स्क्वाट जो है आपके मिड फुट प्रेशर डाल पा रहा है कि नहीं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लेते हैं कि आप वेट शिफ्ट फील कर रहे हो कि मिड फुट की जगह टोज पे वेट शिफ्ट हो रहा है या पीछे वेट हील्स शिफ्ट हो पे रहा आ है, रहा है। तो पहले तो प्रैक्टिस से इसको आप ठीक करोगे। ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे एलिवेटेड शूज़ के साथ। एलिवेटेड शूज़ कैसे होते हैं, वो थोड़ा एंगुलर बेस देते हैं, मतलब पीछे RXN से वगैरह के आते RXN वगैरह के हैं। राइट। हील उठे हुए होते हैं। ठीक है। तो हील उठने से क्या होता है, आपका जो सेंटर ऑफ मास है ना, जो मिड फुट पे होना चाहिए, वो थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट होता है। तो अगर आपको उसके साथ कंफर्टेबल फील हो रहा है, यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है। दूसरा ये भी कंडीशन हो सकता है कि अगर आप स्क्वाट कर रहे हो और डेप्थ नहीं अटेन कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपको स्क्वाट के शूज़ जो एलिवेटेड शूज़ हैं वो हेल्प कर एंकल सकते हैं। मोबिलिटी को बढ़ा हाँ, देगा। वो एंकल में मोबिलिटी नहीं है इसलिए आप नहीं अटेन कर पा रहे हो, और वो एलिवेशन की वजह से आप जो है एक काइंड ऑफ एडिशनल एंकल मोबिलिटी ऐड कर रहे हो, ठीक है। और जिसकी वजह से आप डेप्थ अटेन कर पाओगे। तो ये दो कंडीशंस है जहाँ पे आप एलिवेटेड शूज़ का सहारा ले सकते हो। दूसरी, डेडलिफ्ट की जब हम बात करें तो डेडलिफ्ट में हमारा ये एम होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाएं, राइट। है ना। तो वहाँ पे मेरा एम ये होगा कि मेरा इतना सा भी रेंज ऑफ मोशन कट हो जाए तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 सेंटीमीटर भी मुझे हेल्प मिल जाता है तो मेरा एफर्ट जो है थोड़ा बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, हो ठीक सकता है है। उसकी वजह से 5 किलो में ज़्यादा उठा पाऊँ कंपटीशन में। हम्म। तो यहाँ पे जो यूज़ किए जाते हैं शूज़, अगेन प्रोवोल्फ, ग्राइंड गियर, ग्रिफिन गियर, ये सब अच्छे ब्रांड्स हैं, हैक के भी शायद आते हैं। तो ये सारे ब्रांड्स जो है बहुत अच्छे शूज़ बना रहे हैं। अवेंकस अवेंकस नाम का एक ब्रांड है, वो काफ़ी ह्यूज ब्रांड है और काफ़ी प्रीमियम कैटेगरी में आता है। ओके। तो वो लड़के आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे शूज़ का थिकनेस जो है बेस का वो बहुत कम होता है, मतलब ऑलमोस्ट बेयर फुट होता है वो। ठीक है। ठीक है, तो वो यूज़ किए जा सकते हैं और वो बहुत अच्छा हेल्प करता है आपके लिफ्ट में। और कोई ऐसी एक्सेसरीज जो हम ऐड कर सकते हैं अपने बेंच को, स्क्वाट को या डेडलिफ्ट को बढ़ाने के लिए? रिस्ट बैंड वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, राइट। आपके रिस्ट की स्टेबिलिटी के लिए। हम्म। ठीक है। जिम में जो क्लोथिंग है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी क्लोथिंग अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े पहन के जा रहे हो, तो आपको वर्कआउट में प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं फंस जाए या ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि एक फिटेड जो है अटायर पहन के जाएं, और जिम में अच्छा फील करने के लिए भी आपको अच्छे कपड़े पहन के जाने होते हैं। जैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि जो मेरी बेस्ट क्लोथिंग है वो मैं पहन के जाऊँ, मुझे पहन करके वर्कआउट करने में अच्छा लगता है। राइट। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे एक्सरसाइज हम करते हैं, सपोज मेरा टाइम सेट है कि 1 से 1.5 घंटा मुझे मिल रहा है अपने
ऑफिस के काम के बाद या जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उसके बाद मुझे 1-1.5 घंटे को अपना वर्कआउट के लिए यूज़ करना है, जिसमें से 10-15 मिनट मैंने थोड़ा रनिंग कर ली, सारी चीज़ें कर लिया, तो 1 घंटा मोटा मोटा मेरे पास बच रहा है वर्कआउट करने के लिए। तो उसमें मुझे वेरिएशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि मुझे अगर सपोज़ चेस्ट करना है तो मैंने लो टू हाई कर लिया, हाई टू लो कर लिया, इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट कर लिया, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। या मुझे जैसे आप कराते थे कि बेंच करना है, बेंच करके थोड़ा देर गैप दोगे आप 10-15 मिनट, फिर दूसरा सेट करोगे, हैवी मारने की कोशिश करोगे। तो मसल गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जा रहा हूँ, मुझे एस्थेटिक बॉडी चाहिए, तो कौन सा अप्रोच ज़्यादा बेटर है? क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है। अब देखेंगे आप लोग जिम में 7-8-10 एक्सरसाइजेज एक बॉडी पार्ट के कर रहे होते हैं, राइट। दैट मीन्स कि उन्होंने पहली दूसरी तीसरी एक्सरसाइज में कोई एफर्ट ही नहीं डाला है, इसलिए आप कर पा रहे हो। तभी वो 10 एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। और दूसरी ये चीज़ आप समझो कि अगर मैं डंबल प्रेस कर रहा हूँ, वहाँ पे भी ये इस मूवमेंट का नाम है शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन, ठीक है? ये कर रहे हो। ठीक है। आप मशीन पे चेस्ट प्रेस कर रहे हो, ठीक है, वहाँ भी यही कर रहे हो, ठीक है? केबल पे ये कर रहे हो, वहाँ भी वही कर रहे हो, पुशअप कर रहे हो, वहाँ भी यही कर रहे हो। तो सारी जगहों पे आप शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन ही कर रहे हो। तो आपको 10 बार 10 जगहों पे वो ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर 3 सेट में अगर डंबल प्रेसेस से सेटिस्फाइड नहीं हो और 3 सेट्स में चेस्ट प्रेस से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको 5 सेट कर लेने चाहिए, 6 सेट कर लेने चाहिए, ठीक है? आपको नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज इंक्रीज करके कुछ नहीं मिलेगा। आप क्वालिटी एक ही एक्सरसाइज में बिल्ड करोगे तो आप ज़्यादा आगे जा पाओगे। दिस इज़ लाइक कि आपको अगर मैथ्स में स्ट्रांग होना है तो मैथ्स ही बार बार पढ़ना पड़ेगा, राइट। ठीक है? आप हिंदी पढ़ के मैथ्स में स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। तो ये आप काम जो कर रहे हो ना, ये कुछ ऐसे ही कर रहे हो कि आप 5 चीज़ें कर रहे हो और किसी में भी आप स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो आपको पैटर्न अच्छे से बिल्ड करने के लिए डंबल प्रेस का या मशीन प्रेस का वो बार बार करना पड़ेगा आपको। जो मैंने 5 किलो 10 किलो बढ़ाने वाला जो तरीका बताया, हाँ। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कि आप अपने 1 RM से इतने कैलकुलेशन पे आ जाओ और आप वीक में 2 दिन उसको डाल दो और 2.5 किलो 5 किलो 2.5 किलो 5 किलो करते करते आप इस चीज़ को इम्प्रूव करो। और जहाँ पे आपका फटीग बहुत पीक कर जाता है, वहाँ से आप एक डीलोड के पॉइंट पे आ जाओ और फिर धीरे 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 बिल्ड करो। तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ करोगे तो सारे एक्सरसाइज में स्ट्रांग हो जाओगे। और स्ट्रांग होने के बाद क्या होता है, जब इंसान किसी मोमेंट में स्ट्रांग हो जाता है और उसके साथ साथ वो फूड अच्छा दे रहा है, ठीक है, तो उसकी मसल गेन बहुत अच्छी होगी, ठीक है? ठीक है। तो एट द एंड एम यही है कि मसल गेन करना है, तो मसल गेन आपके अच्छे तरीके के वर्कआउट से ज़्यादा बेटर होगा रेदर देन डूइंग 10 एक्सरसाइज ऑफ अ सिंगल बॉडी पार्ट। ठीक है। मतलब मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। आई गो फॉर लाइक 2 एक्सरसाइजेज। अगर मुझे चेस्ट करना है तो आई विल गो फॉर डंबल प्रेसेस, इंक्लाइन डंबल प्रेसेस, दैट्स इट। ओके। हाँ, फ्लाई वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। अगर मुझे आज फ्लाई करना है तो आई विल डू 8 सेट्स ऑफ फ्लाइज, ओके। ठीक है? इंक्लाइन फ्लाइज एंड स्ट्रेट फ्लाइज, ठीक है। सॉरी ये वाला फ्लाइज केबल पे, केबल या कोई भी फ्लाइज, ठीक है? तो मैं बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज पे नहीं फोकस करता हूँ, मैं एक ही एक्सरसाइज पे क्वालिटी बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो आपको रिटर्न देगा ना, कंपैरेटिवली उससे बहुत ज़्यादा देगा। ठीक है। एंड इंडियंस की लेग्स क्यों इतनी, मतलब लड़कों की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थिन रहती हैं, मसल बहुत जल्दी बिल्ड नहीं हो पाता है, तो उसका रीज़न क्या है? जो जैसे बहुत ये अभी कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि लड़के अक्सर लेग डे स्किप कर देते हैं, बट बहुत सारे लड़के नहीं करते हैं, फिर भी बहुत मुश्किल होता है उनके लिए मसल गेन करना, खासकर एक्टोमॉर्फ के केस में। देखिए, लेग्स को बिल्ड करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत बड़ा मसल है, ठीक है, ठीक है? अब जो है, जो पेन और जो इंटेंसिटी के थ्रू आपको गुजरना है लेग्स बिल्ड करने के लिए, वो लोग कर नहीं पाते हैं, ठीक है? वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक काइंड ऑफ आज जो है मेंटालिटी लोगों की बहुत स्ट्रांग नहीं रही है, टाइम के साथ जो है वो डिटोरिएट कर गई है। जैसे जो हमारे पहले की जनरेशन के लोग थे वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हुआ करते, खेतों में काम किया करते थे, दिन भर काम किया करते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में ये हो रहा है कि लोग फिजिकल एफर्ट से बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, ठीक है। अब उनको थोड़ा सा भी अगर कुछ आप पुश करने की कोशिश करोगे ना, तो वो बैकआउट कर जाते हैं, वो जिम ही छोड़ देते हैं। ओके। हाँ, तो थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि आप डिफ़िकल्टी के थ्रू, पेन के थ्रू गुजरोगे तो जा कर के आपको लेग्स
में बेटरमेंट देखने को मिलेगा। कितना टाइम लग जाता है ऑलमोस्ट लेग्स को बेटर करने के लिए? मतलब ये जीन्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। किसी किसी के 3-4 महीने में बहुत अच्छे ग्रोथ दिख नहीं, जाते हैं। जिसकी नहीं हो रही, जिसकी ऑलरेडी खराब है। हाँ, मतलब आप अगर 1.5 से 2 साल दे देते हो तरीके से, तो ये आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक कोच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक ठीक है। है। कई बार ना आप हिट एंड ट्रायल से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो, लेकिन एक अच्छा कोच हायर कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप जो काम 4 साल में करोगे ना, वो शायद वो 1 साल में करवा देगा, क्योंकि उसको पता है कि कितने इंटेंसिटी के साथ पुश करना है। एंड कोचिंग इज़ नॉट जस्ट कि आपको एक प्लान दे रहा है। मैं आपको कोच करूँगा तो मैं आपको मोटिवेट भी करूँगा। मैं आपके बुरे टाइम पे, जैसे आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, फटीग्ड फील कर रहे हो, तो मैं आपको मोटिवेट करके जिम भेजूँगा। आपको एक बार के लिए ट्रैक रखूँगा कि आप कितना खा रहे हो, कितना नहीं खा रहे हो, कितना आप ट्रेनिंग कर पा रहे हो। राइट। हाँ, तो ये एक जो है ना सुपरविज़न जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब 2007 से मैं बताऊँ तो मैं रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे जब ज़रूरत पड़ती है ना कि मुझे और पुश करना है, तो आई हायर अ कोच। ठीक है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि मेरे जो कोचेज होते हैं उनका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मुझसे बहुत कम होता है, वो 4-5 साल से ट्रेन कर रहे होते ठीक हैं। है। लेकिन फिर भी एक सुपरविज़न के लिए आपको एक बंदा चाहिए होता है जो कि आपको गाइड करके आगे बढ़ाए। ठीक है। ठीक है। वहाँ पे अपनी ईगो पे नहीं ले लेना होता है कि ये मैं 20 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं 5 साल वाले के साथ कैसे ट्रेन करूँगा, ऐसे ठीक नहीं है। होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट जस्ट कि एक एक्सपीरियंस वाला बंदा आपको ही कोच कर सकता है, आपको वो बंदा भी चाहिए कि जो आपके ऊपर जो है एक सुपरविज़न वाला काम कर सके, आपको डंडा दिखा सके कि हाँ भाई तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो मैं सुनाऊंगा, मैं इस चीज़ के ही चार्ज कर रहा हूँ। राइट। राइट। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों को लगता है कि यार इस चीज़ में पैसे क्यों खर्च करने हैं, ये तो बिल्कुल। बस बोलने के पैसे ले रहा है, ये तो प्लान लिखने के पैसे ले रहा है, बट ऐसा टेक्निक तो नहीं मुझे है। आती है, हाँ, यूट्यूब ट्रेनिंग से तो देख हो लूंगा। जाती है राइट। यूट्यूब देख करके। यूट्यूब से ट्रेनिंग नहीं होती है, वो सेल्फ मोटिवेटेड लोग बहुत कम है। अगर ऐसा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेटेड हैं, तो हमारी कंट्री में 0.1% लोग जिम जाते हैं, राइट। और ये बहुत ही छोटा परसेंटेज है, बहुत ही कम लोग जिम जाते हैं। राइट। मैं देखता हूँ मेरे जिम के बाहर, आप देखोगे खड़े होकर के, तो सुबह सुबह लोग जब खड़े होते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो सारे लोगों के पेट इतने बड़े बड़े हैं। ठीक है। लेकिन एक भी बंदा वहाँ से चल के जिम जो आ जाए, नहीं होता है। सबको टाइम की कमी है सबको टाइम की कमी है, वर्कआउट के लिए। बट टाइम की कमी है, लेकिन जब राइट। आप राइट। बीमार पड़ जाओगे तो हॉस्पिटल में लेटने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करते हैं, अब ये यूज़ केस से थोड़ा सा इसको इजी कर देते हैं आसान भाषा में। हाँ। कि एक बंदा है जिसका वेट है 55 kg, 22 ईयर्स एज है, जस्ट अभी उसने जॉब ज्वाइन की है, अब उसके पास थोड़े पैसे आ गए हैं। अब उसे चाहिए कि मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, मुझे 10 किलो बॉडी वेट गेन करना है, फैट नहीं, अच्छी मसल थोड़ी गेन करनी है, ताकि मैं थोड़ा सा अच्छा दिखूं, शेप में दिखूं, टी शर्ट अच्छी लगे मेरे ऊपर। तो अब वो चाह रहा है ये चीज़ मैं 3 से 6 महीने में अचीव कर लूँ। तो उसके लिए वर्कआउट प्लान क्या होना चाहिए और उसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए? वर्कआउट प्लान मतलब कि इन अ डे उसे क्या 2 मसल ट्रेन करनी चाहिए, सिंगल मसल ट्रेन करनी चाहिए, वर्कआउट किस तरह से प्लान करना चाहिए। अभी उसके पास कोच वगैरह हायर करने के पैसे नहीं है, अभी उसको शुरू में थोड़ा बहुत सप्लीमेंट्स परचेज कर सकता है, वे प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ें। तो वो किस तरह से प्रोसीड कर सकता है कि 6 महीना मैं इस तरह से करूँगा, 6 महीने बाद फिर मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो 55 किलो का है ना, इससे मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ कि उसने कभी वर्कआउट नहीं किया है। ठीक है। तो इस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि जो न्यूबी गेंस हैं, हाँ। वो बहुत अच्छे और क्विक आते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप प्रोटीन को 0.8 to 1.2 ग्राम्स रखोगे तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को इंक्लूड करो डाइट में। फैट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको कैलोरीज ऐड करने हैं तो फैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें 9 कैलोरीज है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। प्रोटीन में 4 कैलोरी है एंड कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी है, बट इसमें 9 कैलोरी है। ठीक है। बस अब अगर 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कर लेते हो ना, तो आप सरप्लस में चले जाओगे। ठीक है। तो दिस इज हाउ इजी इट इज़ टू ऐड कैलोरीज विथ फैट। ठीक है। तो आप जो है फैट को इंक्लूड करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है क्विक कैलोरी गेन करने में, कैलोरी ऐड करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है। तो डाइट के साइड से तो ये हो गया। ठीक है। अब जो है आपका ट्रेनिंग स्टिमुलस जो है थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ाएं।
जैसे डाइट में थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। हाँ। आफ्टर वर्कआउट उसे क्या खाना है? अपना एक प्रोटीन शेक ले सकता है, साथ में कुछ बनाना वगैरह ऐड कर देखिए, सकता है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वो जनरली क्या खाता है। जनरली वो नॉर्मल ब्रेकफास्ट हाँ किया, हाँ लंच किया, प्री वर्कआउट मील थोड़ी बहुत ले लिया, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट मील लिया, रात में डिनर कर लिया, हाँ, इसके अलावा तो उसे कुछ जनरल नहीं जो खाता। डाइट है उसके पहले मैं पूछूंगा कि तुम्हारी डाइट कितनी है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने एक रफ एस्टिमेट लगाया कि ये 1500-1600 कैलोरी कैलोरी खा लेता रहा है। है। ठीक ठीक है, अब जो है मैं क्या करूंगा, उसको अराउंड 300-400-500 कैलोरी उसमें सरप्लस करूंगा। ठीक है, ठीक है, उन्हीं फूड सोर्सेज को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, अब जो मैंने 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट बोला है, दैट डजंट मीन कि आज के आज ही मैं ऐड कर दूं। धीरे 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 ग्रेजुअली। धीरे जैसे आप ठीक है। वेट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो ना, वैसे ही आपको खाने में भी करना पड़ेगा। आप अगर 2 अंडे खा रहे हो तो आपको अगले वीक 3 अंडे करने पड़ेंगे, उसके 2 वीक के बाद 4 अंडे करने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना पड़ेगा। तब आप उस पॉइंट पे पहुंचोगे कि जहाँ पे आप ऑप्टिमली प्रोग्रेस कर पा रहे हो। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा कि अचानक से प्रोटीन मैंने खाया और मेरा पेट में दिक्कत हो गया। राइट। अब यही रीजन होता है कि उसने डे 1 को 0 प्रोटीन रखा था, अगले दिन 200 ग्राम प्रोटीन कर दिया। ठीक है, ठीक तो है। ये प्रॉब्लम की बात है। तो इस चीज को अवॉइड करेंगे, प्रोग्रेसिवली धीरे 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 करके ऐड करेंगे प्रोटीन, आपको ठीक कोई है। दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और बॉडी हर चीज के लिए ऐसे ही अडेप्ट करती है। ठीक है, ठीक है, तो आपने प्रोटीन को इंक्रीज किया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो बताया कि जो कैलोरीज है बाकी बचा हुआ, मैंने प्रोटीन को थोड़ा बढ़ा करके जो बचे हुए कैलोरीज में जो मैं 500 कैलोरी का सरप्लस दे रहा हूँ, वो मैंने कार्बोहाइड्रेट और फैट से दे दिया। ठीक है, ठीक है, अब उसके जो भी फेवरेट सोर्सेज हैं, मैं उसको देखते हुए उसको गाइड करूँगा ठीक है। कि तुमको क्या खाने में पसंद है। क्योंकि लॉन्ग टर्म एडहेरेंस के लिए आपके फूड का टेस्ट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी बहुत होता है। ज़रूरी। अगर ये नहीं है तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टिक नहीं कर पाओगे। ठीक है। और बॉइल्ड फूड वाला जो कल्चर है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं चल पाता है। फूड में टेस्ट ऐड करते ही उसकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमने उसको गाइड किया, तो मेरे ख्याल से डाइट वाला पार्ट क्लियर क्लियर हो होगा। गया। हाँ, अब जो है आप ट्रेनिंग के साइड की बात करो, सबसे पहले इनिशियल कुछ वीक्स में उसको ट्रेनिंग सीखने की ज़रूरत है कि लैट पुल डाउन कैसे करना है, डंबल का एंगल्स क्या होगा, स्क्वाट करते टाइम पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बॉडी स्लाउच नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को मसल कैसे इंगेज करना है, ये सारी चीज़ें हम उसको सिखाएंगे। तो ये जब बंदा सीख जाता है तो उसके बाद हम धीरे धीरे करके वेट ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वेट ऐड किया और कंफर्टेबली जो वो ले पा रहा है, लाइक वो अपने आप ही बोल देगा। 2.5 किलो के डंबल से अगर हम शुरू करते हैं तो अगले वीक अपने आप ही 2 वीक के बाद बोल देगा कि भैया ये जो है ना बहुत हल्का लग रहा है, तो आप 5 किलो पे शिफ्ट कर जाओ। ओके। फिर वो बताएगा कि 2 वीक के बाद कि 5 किलो भी हल्का लग रहा है, तो आप 7.5 पे शिफ्ट कर जाओ। ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगेन आप फिर मान लेते हैं कि 15 किलो के डंबल तक पहुँच गया। ठीक है। अब फिर वापस आए फिर से जहाँ पे वो बोल रहा है कि अब नहीं हो रहा है, तो हम धीरे धीरे करके फिर 7.5 से फिर बिल्ड करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके ये प्रोग्रेसिव जो है वो चलता रहेगा। ठीक है। अब वो धीरे धीरे मसल गेन करना शुरू करेगा। स्लीप उसकी ऑन पॉइंट रहे, स्ट्रेस कम रहे, तो ऑटोमेटिकली जो है मसल गेन शुरू हो जाएगा। विद टाइम जैसे एक्सपीरियंस होगी, उसकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी और मसल गेन जो है इम्प्रोवाइज होता जाएगा। ठीक है। जब आपको लगे कि अब मसल गेन होना रुक गया है, तो उस कंडीशन में आप जो है कैलोरीज को थोड़ा सा और अप करेंगे और प्रोटीन से अप करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि मसल गेन करने के लिए जो मसल बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, आपको फिर से ग्रोथ देखने मिलेगा। अब एक पॉइंट पे जा कर के आप ट्रेनिंग से भी मैक्स आउट कर रहे हो और डाइट से भी मैक्स आउट कर रहे हो, तो आपको इस पॉइंट पे फिर अगेन कोच की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ठीक है। हाँ, तो कोच हायर कीजिए आप उस पॉइंट पे। अब धीरे 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 करके आप इस चीज़ के साथ, कोच के साथ आप प्रोग्रेस कर सकते हो। ओके, फाइन। एंड यहाँ पे हम अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ रहे हैं। सो कुछ मिथ्स हैं जो मैं चाहता हूँ उस पर हम बात करें। शॉर्ट रखेंगे, इससे बहुत लंबा नहीं करेंगे। पहला मिथ आता है कि क्रेटीन खाने से किडनी डैमेज होती हैं, बाल झड़ते हैं, से लीवर खराब होता है। बहुत सारे मिथ्स हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है ना कि एक चीज़ है क्रेटिनिन, जो बॉडी में टॉक्सिन के फॉर्म में पाया जाता है। अब ये 2 वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर हैं। अब लोग समझते हैं कि क्रेटिन और क्रेटिनिन जो है वो सेम ही चीज़ है, तो इस वजह से हम किसी तरह का टॉक्सिन कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। अब जो है ऐसा है नहीं, क्रेटिन जो है वो हाईली रिसर्च्ड कंपाउंड है।
और सबसे बेस्ट सप्लीमेंट माना जाता है। इवन आप अगर वे प्रोटीन लेना नहीं चाहते हो और आप किसी सप्लीमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो, दैट इज़ क्रेटीन। ओके। एंड क्रेटीन जो है आपके कॉग्निटिव फंक्शन को भी सपोर्ट करता है, मतलब आपके ब्रेन फंक्शन को भी बेटर करने में हेल्प करता है। क्रेटीन कैसे काम करता है, मैं अगर मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी करेंसी है उसको एटीपी बोलते हैं, हमारे 7-8 क्लास में पढ़ाया जाता है ये, ठीक है। तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी जो था एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो वो डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है जब हम थक जाते हैं। तो क्रेटीन जो है ना, वहाँ पे उसको रिप्लेनिश करने में उस मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने के बाद उसको ट्राइफॉस्फेट में फिर से कन्वर्ट करके आपको वापस ट्रेनिंग के लिए रेडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। क्रेटीन हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ पे पानी की बात होती है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, तो बॉडी बहुत स्मार्ट है। अगर मुझे अभी प्यास लगा है तो मुझे पानी पी लेना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए? जितना मुझे प्यास लगा है। ठीक है। और कुछ लोग प्यास लगने के बाद भी पानी नहीं पीते तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो आपको बस ना बॉडी का जो सिग्नल है कि मुझे पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए अभी, वो समझना है और आपको उतना ही पानी पीना है जितना बॉडी डिमांड कर रही है। क्रेटीन खा रहे हो, थोड़ी बहुत वाटर की डिमांड अगर बढ़ रही है तो बॉडी इंडिकेट कर देगी कि आपके प्यास लग रहा है, आप पानी पी लो, दैट्स इट। वेट लिफ्टिंग कम एज में स्टार्ट करने से हाइट रुक जाती है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिखा था, एक न्यूज़ चैनल के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। ठीक है। इसमें क्या था कि इस चीज़ को समझते हैं पहले कि क्या होता है। हम किसी भी चीज़ को प्रेशर के अंदर डालेंगे तो उसकी ग्रोथ होगी, ये दुनिया का कल्चर है। आपको मैं डिफ़िकल्टी में डालूंगा तो आप स्ट्रॉन्ग बन के निकलोगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी काम करता है। आप जो स्कूल का बैग लेके जाते हो ना, उसमें भी वेट है। आप जो ईंट उठाते हो उसमें भी वेट है, या घर का कोई भी चीज़ उठाते हो उसमें भी वेट है। तो बॉडी को कुछ भी पता नहीं है कि वेट किस फॉर्म में आप ले रहे हो। अब बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो दो तरीके से होती है, एक हाइपरप्लेजिया, एक हाइपरट्रोफी। ठीक है। तो हाइपरप्लेजिया जो होता है वो होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। मतलब जब बच्चा छोटा होता है, वो बड़ा होता है तो उसका सेल्स का नंबर बढ़ता है, ठीक है। और वो हार्मोनल एक्शन होता है, हार्मोन की वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन वगैरह बॉडी में रिलीज होता है तो उसका नंबर्स बढ़ता है। अब देखेंगे बच्चा अचानक से ज़्यादा तेज़ बड़ा हो जाता है। अब जो है दूसरा जो चीज़ है दैट इज़ हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि आपका मसल्स जो है वो साइज में कितना ग्रो कर रहा है, सेल्स जो है वो साइज में कितना ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से ग्रोथ होती है। अब जो ग्रोथ जो बच्चों में होती है वो मेजरली हाइपरप्लेजिया से होती है। मतलब आपने कुछ किया नहीं है, ऑटोमेटिकली ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। जब आप बच्चों को ट्रेनिंग करवाना शुरू करते हो, जब वेट उठाते हैं बच्चे, तो उस टाइम पे जो ग्रोथ होती है ना वो दोनों तरीके से शुरू हो जाती है, हाइपरट्रॉफी से भी और हाइपरप्लेजिया से भी। क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से हाइपरट्रॉफी जो है, जो आपका मसल का साइज इंक्रीज होना शुरू होता है, वो बेटर होना शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ बच्चे की है वो बहुत ऑप्टिमल होनी शुरू हो जाती है। एंड नॉट ओनली कि मसल ग्रोथ होती है, जब बॉडी वेट उठाती है ना तो बोन्स का भी ग्रोथ होता है। लोगों को लगता है कि सिर्फ मसल ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वेट उठाने की वजह से आपके बोन में भी ग्रोथ होता है। हम जब वेट उठाते हैं तो हमारे बोन्स में माइक्रो फ्रैक्चर हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दरारें पड़ जाती हैं। और जब आपने खाना अच्छा दिया, कैल्शियम अच्छा दिया, विटामिन डी दिया, मैग्नीशियम दिया, तो ये सारी चीज़ें देने के बाद क्या होता है, वो जब रिकवर करता है तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर तरीके से इवॉल्व करता है। तो वेट ट्रेनिंग का सिर्फ मसल गेन में फ़ायदा नहीं है, बच्चों के हाइट ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे जिम के अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल से 7-8-6 साल के भी बच्चे ट्रेन कर रहे होते हैं और सबकी हाइट बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, किसी की हाइट नहीं रुकी है और बहुत तगड़ा वेट उठा रहे हैं। मतलब आप कह लो कि 25 किलो का बच्चा 70 किलो का डेडलिफ्ट लगा रहा है, 50 किलो का स्क्वाट लगा रहा है, तो ऐसा चल रहा है। और मैंने इन सारे पेरेंट्स को काउंसिल किया, उसके बाद वो अग्री हो गए। तो उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें शुरू की और बहुत अच्छा हमारे जिम के बच्चे कर रहे होते हैं ट्रेनिंग। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है ना तो हमारे बोन के एंड्स पे एपिफाइजियल प्लेट्स होते हैं। अब वो ग्रोथ प्लेट्स कह सकते हैं। अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो आपके ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो यहाँ पे बच्चों की जब ट्रेनिंग की बात करें तो एक सुपरविज़न बहुत अच्छे कोच की होनी चाहिए कि कितना ट्रेनिंग करवानी है। ऐसा नहीं कि हमने बड़े लोगों के जैसे जो एक अडल्ट को जिस इंटेंसिटी पे ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को भी वही करवा दिया, राइट, ज़बरदस्ती करवा दिया। वो बिल्कुल, नहीं करना होता है। आपको आराम आराम से उनको सिखाना होता है, बताना होता है, और कितना वेट इंटेंसिटी देना है वो आपको ध्यान से करना होता है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि फॉरेन में 9-10 साल के लड़के बच्चे जो हैं वो 120-30 किलो की डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, 100-100 किलो की स्क्वाट लगा रहे हैं। राइट, तो ये लोग बाहर वाले को देखते हैं, हम बाहर वाले लोगों को देख रहे हैं। चाइना में 3 साल की उम्र से वेट लिफ्टिंग शुरू हो जाती है। हम वाले लोगों को देख करके ये अज्यूम कर रहे हैं कि उनका मेडल आ रहा है, ये खुश भी हो रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बट हमारे यहाँ के क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? जिस दिन ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना कि बच्चे को वेट उठाने से हाइट नहीं रुकेगी, तभी ये चीज़ हो पाएगा। क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी अगर किसी को मान लेते हैं डॉक्टर बनाना है या एक आईएएस ऑफिसर बनाना है, तो आप उसके पैदा होते ही डिसाइड कर लेते हो कि इसकी डायरेक्शन ऑफ स्टडी ऐसी ही होगी। लेकिन आपको अगर वर्ल्ड चैंपियन बनाना है तो आप ये चीज़ डिसाइड जाके 18 साल में कर रहे हो, राइट, तो आप ये काम कभी भी नहीं कर सकते हो, उसको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंचा सकते हो। हमारे यहाँ से कोई भी एक बहुत अच्छा वेट लिफ्टर आज तक नहीं हुआ है एक्सेप्ट मीराबाई चानू। ठीक है, राइट, तो बात करने के लिए ये चीज़ बहुत बुरी लग सकती है लोगों को कि कोई भी नहीं हुआ है ऐसा बोल रहा है, बट रियलिटी यही है। मुझे एक भी कैटेगरी में दिखा दो कोई ओलंपिक्स में वर्ल्ड चैंपियन हो, नहीं है। तो क्यों नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक ये चेंज नहीं होगा आप वर्ल्ड चैंपियंस नहीं बना सकते हो। दे आर बिल्कुल, बीइंग ब्रूटल टू देयर किड्स, और आपको लगता है कि इनको प्यार में रखना है तो प्यार तो एक डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल, बट आपको उसको बेटर, उसको अच्छी लाइफ देने के लिए, उसको अचीवमेंट दिलाने के लिए आपको वो ब्रूटैलिटी देनी पड़ेगी, तब जा करके ही वो इम्प्रूव करेगा। डेफिनेटली सोना जो है जब तक तपता नहीं है तब तक चमकता नहीं है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि अगर फैट लॉस आप कर रहे हो तो एक बहुत फेमस कोट है कि मोर स्वेट इज इक्वल टू मोर इसको फैट थोड़ा लॉस। मैं और दूसरे तरीके से हाँ, बोल सकता हूँ कि स्वेट इज फैट क्राइंग। हाँ, ठीक है, ये भी तो ऐसा बोलते हैं लोग। तो स्वेट इज फैट क्राइंग जो है ना, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। मोटिवेट करने के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है, मैं किसी चीज़ के एक्सट्रीम में नहीं जाता हूँ। ठीक ठीक है, है, इसको आप मोटिवेशन के तरीके से ले सकते हो, किसी को बोलने के लिए कि वो मोटिवेट हो जाए, जिम कर ले, चलो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर टेक्निकली देखोगे तो हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड है, उसका काम है बॉडी पे पानी छिड़कना काम है। उससे क्या हो रहा है कि जब आपकी बॉडी पे पानी आता है, आपने पढ़ा होगा 7-8 क्लास की बुक में कि जहाँ पे भी जिस सरफेस पे वो प्रेशर होता है वो सरफेस ठंडा हो जाता है। जब आप ट्रेनिंग करते हो आपका कोर टेम्परेचर राइज करता है। बिल्कुल, अब स्वेटिंग होगी तो क्या होगा, हमारा ओवरऑल जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डाउन नहीं होता है तो हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। ठीक तो है, एक सर्टेन टेम्परेचर को बॉडी को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग करनी पड़ती है। तो उसका कनेक्शन फैट लॉस से कहीं दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। वो बस एक मैकेनिज्म है जो बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, दैट्स इट। ठीक है। एंड आजकल फैट लॉस के लिए ओज़ेम्पिक वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा हाँ, लोग बातें कर रहे हैं, ओज़ेम्पिक, मुंजारो। तो इसके बारे में क्या टेक है आपका? देखिए ऐसा है कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया है। ठीक है, ये जो है आपके भूख को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देता है और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। मतलब आप टॉयलेट के लिए बहुत बार जाओगे, आपको डिस्चार्ज बहुत बार करना पड़ेगा। ठीक है, और कई केसेस में ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि आपको चलते चलते भी मतलब टॉयलेट हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये इसके एडवर्स कंडीशंस हैं जो आपको झेलने पड़ सकते हैं। और इंटरनल लेवल पे और क्या चीज़ें हो रही हैं वो तो अभी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट आपने देखा होगा कि जो लोग भी ये चीज़ ले रहे हैं उनका फेशियल मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, ठीक है, और ओवरऑल बॉडी का मसल लॉस हो रहा है। कई केसेस में जो है विजन लॉस भी हो गया है। तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब डॉक्टर्स इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि ग्रेलिन जो है हमारी बॉडी के अंदर जो भूख लगाने वाला हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है, तो उस कंडीशन में ये उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ को आप मैनिपुलेट करने के लिए आप इतने सारे एडवर्स इफेक्ट्स ले ले रहे हो।
तो मेरा कहना ये है कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके भी तो वो चीज़ कंट्रोल की जा सकती है। अगर डाइट को हम अच्छे से मैनिपुलेट करें, एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट हायर कर लें, तो उस चीज़ को ठीक करने में बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप जो एफर्ट है ना, थोड़ा सा एफर्ट जो लगने वाला है वो आप नहीं करना चाह रहे हो। इसका मैं एग्जांपल ऐसे दूं कि एक बंदे के किसी घुटने के लिगामेंट में प्रॉब्लम थी। अब जो है मैंने बोला कि इसको 3-4-6 महीने में एकदम बिल्कुल ठीक करवा दूंगा। तो कह रहा अरे सर क्यों इतना टेंशन लेना है, सर्जरी करा के ख़त्म करता हूँ ना। हाँ तो यही माइंडसेट हो गया लोगों का। ठीक ठाक बंदे जो मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं वो भी ओलंपिक लेके बैठे हैं, क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट ही नहीं है। सो इस पॉडकास्ट के हम एंड की तरफ आ चुके हैं। काफ़ी लंबी हमारी डिस्कशन रही और आई होप लोगों को भी काफ़ी पसंद आई होगी। तो कुछ भी ऐसा जो हमने मिस किया हो जो आप ऐड करना चाहते हो उसमें? मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि थोड़ा मैं जिम बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ और जिम के कल्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो हमने जो बना लिया है ना जिम के अंदर कि जिम जाते हैं शोबाजी के लिए, सेल्फीज क्लिक करने के लिए, या फिर थोड़ा सा कह लो कि हैप्पी प्लेस होता है, लोगों से बातचीत हो जाती है, मिल के वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन जब जिम आए हो ना, आप वेट ट्रेनिंग के लिए आए हो, जिम का पर्पस ही यही है, वेट ट्रेनिंग करना, और आप अवॉइड कर रहे हो वेट ट्रेनिंग करना। मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप जुम्बा में इन्वॉल्व हो रहे हो। अच्छी चीज़ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि कोई गलत चीज़ है, बट आपको वेट ट्रेनिंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग इज़ द फादर ऑफ ऑल काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज। आपको किसी भी स्पोर्ट को खेलना है तो वेट ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अगर किसी बीमारी से लड़ना है, लाइक कैंसर के केसेस में, मेरा पॉडकास्ट एक हुआ था, एक कैंसर स्पेशलिस्ट है, काफ़ी अच्छी, उनके साथ बातचीत हुई थी। तो उनसे भी बातचीत हुई तो मैंने इनको ये बताया कि कैसे कैंसर के कंडीशन में आपको वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। तो आपको डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस में ये चीज़ हेल्प कर सकता है। अब जब जैसे लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में लोग घर पे बैठे रहते हैं, तो आपको उस कंडीशन में कोच हायर करना चाहिए। अगेन मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सुपरविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो आप कुछ भी ख़राब कर सकते हो अपना। तो मेडिकल कंडीशन में कोच बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोच हायर करना चाहिए। जितना आप एफर्ट एक मेडिकल डॉक्टर की तरफ डाल रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ डाल रहे हो, उतना आप बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए कोच पे इन्वेस्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये चीज़ कि आज के टाइम पे आप लोगों को एज अ जिम कस्टमर इवॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिम की जो फीस है वो बहुत टाइम से, 10 साल से मैं एज अ पर्सनल ट्रेनर काम कर रहा हूँ, तो जो जिम की फ़ीस 20-25 हज़ार थी, 30 हज़ार थी साल की, आज भी वही है। जो पर्सनल ट्रेनर की जो फीस हुआ करती थी 12-15-16 हज़ार, वही 10 साल से आज तक वही है। तो मेरे हिसाब से जो टाइम के साथ हर चीज़ों में इन्फ्लेशन आई है, वो जिम पे भी अप्लाई होनी चाहिए। तो आपको जो एक बार्गेनिंग वाला कल्चर बन चुका है ना जिम के अंदर, कि आप जिम जाते हो 500 रुपये के चक्कर में वो जिम चले जाते हो, आप 200 रुपये का डिस्काउंट मांग रहे होते हो, तो ये थोड़ा सा आपको बंद करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा फिटनेस कम्युनिटी बिल्ड कर पाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ठीक है। तो एज अ जिम ओनर, एज अ पर्सनल ट्रेनर और एक फिटनेस इंथुजियास्ट, मैंने काफ़ी लंबा टाइम दिया इस फील्ड को, तो मुझे बहुत सारे एंगल्स का आइडिया रहता है। तो मैं एज अ कस्टमर भी बात कर पा रहा हूँ और एज अ प्रोवाइडर भी बात कर पा रहा हूँ। राइट। तो हो सकता है कि ये पर्सपेक्टिव जो है लोगों को समझ में आएगा और वो जिम की तरफ ज़्यादा आएंगे। और ओल्ड एज लोगों को, जो भी जेरिएट्रिक लोग हैं, उनको जिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिम करने से आपका जो बोन डेंसिटी है वो बेटर होगा, आपका मसल लॉस जो है वो अवॉइड कर सकते हो ट्रेनिंग से, आपकी एजिंग जो है वो जल्दी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप एक मतलब 50+ वाले लोगों के लिए, उनके बेनिफिट के लिए लोगों को बता सकते हो। बिल्कुल। सो यही था आज का पॉडकास्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी मिथ ऐसा है जो लगता है कि इसमें कवर नहीं किया, तो नीचे आप सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो डेफिनेटली हम दूसरा एपिसोड बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी सर का जो भी इंस्टाग्राम लिंक वगैरह है वो भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कुछ भी कंसल्ट करना होगा तो आप कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।